मित्रों, अरुणाचल प्रदेश के विषय पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा निरंतर देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि इस सारे विषय की शुरुआत कई महीने पूर्व अरुणाचल के मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम लगे भ्रष्टाचार के आरोप और वहां के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, जो कि रिश्ते में भाई हैं, उन दोनों की संयुक्त दुरभिसंधि के विरुद्ध कांग्रेस के अंदर उत्पन्न हुई अंतर्कलह से यह सारा विषय प्रारंभ होता है। राजनीतिक दृष्टि से यह विषय अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी अंतर्द्वंद और अंतर्कलह का विषय है। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखें तो जब यह विषय शुरू होता है और परिस्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि कुछ विधायक विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं और लिखित में प्रतिवेदन देते हैं, तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि नैतिक दृष्टि से सरकार का, यानी अरुणाचल प्रदेश की उस सरकार का दायित्व क्या बनता है? कहीं भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, आप सब लोग जानते हैं, क्या कहा जाता है, 72 घंटे में बहुमत सिद्ध करिए, 48 घंटे में बहुमत सिद्ध करिए। और यहां परिस्थिति यह होती है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में विषय शुरू होता है और सत्र नहीं बुलाते हैं। इतना ही नहीं, सत्र की डेट 14 जनवरी की रखते हैं और उसके बाद वह स्पीकर जिनके विरुद्ध वह अविश्वास प्रस्ताव आता है, वही कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं विधायकों के ऊपर। दूसरी, नैतिक दृष्टि से विधानसभा की सत्र बुलाना तो छोड़िए, अपने पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक तक नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि आपको स्पष्ट लगता है कि आप अपने ही विधानमंडल में बहुमत खो चुके हैं। संवैधानिक दृष्टि से जब विषय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के अधीन है, तो कांग्रेस को इस विषय के ऊपर राजनीतिक टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। परंतु संवैधानिक स्थिति यह है कि दिसंबर में जो सत्र आहूत किया गया, जिस विषय को लेकर वहां की सरकार कोर्ट में गई है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का निर्णय उस सत्र की वैधानिकता के पक्ष में है। सर्वोच्च न्यायालय में विषय विचाराधीन है। इसमें एक तकनीकी बिंदु यह है कि आप सभी जानते हैं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कोई भी सरकार विधानसभा अथवा संसद के सत्र में 6 महीने से अधिक का समय गैप नहीं रख सकती। जैसे मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंदर आपको सदन का सदस्य बनना होता है, उसी प्रकार किसी भी सत्र को समाप्त होने के 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र प्रारंभ होना होता है। अरुणाचल विधानसभा का पिछला सत्र 21 जुलाई को समाप्त हुआ और 21 जनवरी को वह 6 महीने समाप्त हो जाते हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि वो निरंतर पिछले 6 महीनों से सत्र बुलाने से क्यों भाग रहे थे? तो संवैधानिक दृष्टि से 21 जनवरी के बाद वह संवैधानिक दृष्टि से सरकार में होने का अधिकार खो देते हैं। यदि वो ये मानते हैं कि यह नहीं सही है, तो इसका अर्थ केवल एक परिस्थिति में हुआ कि दिसंबर में बुलाया गया वह सत्र वैधानिक है। यदि निर्णय इस पक्ष में आएगा तो उस सत्र में तो स्पीकर और सरकार दोनों विश्वास मत खो चुके हैं। यानी यदि दोनों ही परिस्थितियों में मुझे कांग्रेस पार्टी से उत्तर चाहिए कि आप क्या पक्ष मान रहे हैं। यदि आप यह मान रहे हैं कि वह सत्र जो दिसंबर में बुलाया गया वो सही था, तभी आपके 6 महीने की कार्यावधि पूरी हो रही है, तो वो सत्र में तो आप हार चुके हैं।
और यदि आप ये मान रहे हैं वो सत्र सही नहीं था, तो 6 महीने की अवधि 21 जनवरी को पूरी हो गई। संवैधानिक स्थिति यह है। राजनैतिक स्थिति यह है कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। नैतिक स्थिति यह है कि वो सब कुछ करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राष्ट्रपति तक जाएंगे, पर सत्र नहीं बुलाएंगे, अपने विधानमंडल दल की बैठक नहीं बुलाएंगे। जहां तक हमारी जानकारी यह भी है कि कुछ विधि विशेषज्ञों के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि वो 1 दिन का सत्र बुला लें 6 महीना पूरा होने से पहले, उसके लिए भी नहीं तैयार होंगे। कांग्रेस की तरफ से श्री कपिल सिब्बल जी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें यह कहा है कि हम लोग अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों दृष्टियों से कांग्रेस के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। नैतिक दृष्टि से आरोप लगने के बाद वह सदन का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? राजनीतिक दृष्टि से यह कांग्रेस की अंतर्कलह है, अंदरूनी मामला है, और संवैधानिक दृष्टि से 6 महीने या पिछला सत्र जिसमें वो विश्वास मत खो चुके हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि मनमर्जी के मुताबिक सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। यह मनमर्जी नहीं है, यह उनकी मनोवृत्ति है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के ही सरकार के पूर्व कानून मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज जी ने क्या बयान दिया था कि उनके द्वारा सरकार के समय यह दबाव डाला गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि वो बिहार के मामले पर उनके अनुसार निर्णय कराने का प्रयास करें। तो ये आप जिस प्रकार की राजनीति करते आए हैं, याद करिए झारखंड के समय में सैयद सिफ्ते रजी जब झारखंड के राज्यपाल थे, क्या टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की थी? बूटा सिंह के प्रकरण पर क्या टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की थी? यह कांग्रेस के अपने कार्यों का की जो प्रवृत्ति है, उससे जो उनकी मानसिकता है वह इसमें दिखाई पड़ती है। अंत में मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि इन सारी बातों से अलग जाकर जिस प्रकार की मर्यादा का अतिक्रमण कांग्रेस के नेताओं ने अरुणाचल प्रदेश में किया है, जो देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि राज्यपाल के समक्ष जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा मुख्यमंत्री के समक्ष और उनके मंत्रियों के द्वारा की गई है, इससे ज्यादा बड़ा मर्यादा को ध्वस्त करने का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और यह कहीं ना कहीं, इसके अलावा राजभवन के बाहर जिस प्रकार के प्रदर्शन हुए और वहां पर पशुओं को काट कर रखना, एक प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कब तक अपने ही अंदर के भ्रष्टाचार और अपनी ही अंतर्कलह को छुपाने के लिए अरुणाचल की जनता को अस्थिरता और अराजकता की भंवर में झोंक कर रखना चाहती है। इसलिए हमारा यह कहना है कि कांग्रेस के पास मॉरल, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल तीनों विषयों पर इसका कोई उत्तर नहीं है। So why they are not waiting for Supreme Court's decision? बहुत लंबा हो जाएगा। On the issue of Arunachal Pradesh, the Congress party is consistently trying to mislead the nation. The fact of the matter is that this entire episode started few months back. Then there were serious charges of corruption against the chief minister, and there was some internal conflict within the Congress party. And their government and chief minister is also facing several inquiries. And one significant fact is that the speaker of the Arunachal Assembly and the chief minister of Arunachal Pradesh are the cousin brothers. So, on the issue of corruption
and family matter. There was a resentment in the Congress party. From there, this entire process started. Second thing, when several Congress MLAs and other MLAs have expressed their no confidence in the speaker, then what the morality would have expected? The expectation should have been that they should have called immediately or as early as possible the session of the assembly and proved their majority, which they are consistently denying and running away since last several months. And constitutionally, there is a clear-cut constitutional provision that any government cannot remain in office if they are not able to conduct the next session within 6 months of the concluding of the previous session. And the previous session of the Arunachal Assembly ended on 21st of July. So on 21st of January, the session ended. And if they consider that this is not appropriate, then in that case, the session called by the governor in the month of December is valid, which is up till now there as per the Guwahati High Court judgment, in which their government and speaker both are voted out. So, politically, this is the internal matter of the Congress party. Constitutionally, in either of the way in which the decision is pending in Supreme Court, they have lost the authority, constitutional authority to be in the government. And morally, I would like to say, just ask one question: why you are running away from calling the House and proving a majority or going for the floor test? And forget about the floor test. You are not able to call the meeting of your legislative party itself. So on all these three aspects, that is a moral, political and constitutional, Congress is having no right. They will reach to Supreme Court, as you have said. They will reach to Rashtrapati Bhavan, but they will not call the session. Neither they will call the meeting of their legislative party. And on the allegation that we are doing something on our behest or some pressure, I would just like to remind them the statement of their previous law minister, Mr. H.R. Bharadwaj, that he has said that during that time, UPA government was trying to do whatever they were trying to do in the case of Bihar. It is quite clear. And those who remember the history, I would like to ask, after 6 December 1992, dismissal of UP government, you might have some sort of justification, but what was the justification of dismissing the Himachal, Rajasthan and Madhya Pradesh government? This was a typical Congress mindset and characteristic which is now reflecting from the mouth of Sri Kapil Sibal.